बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स वेक्टर्स एंड मैकेनिक्स यानी मैथ 102 का लेक्चर नंबर 5.6 देख रहे हैं। पिछली बार हमने लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 किया था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5 है कि वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म लैडर ऑफ वेट W rests against a smooth wall and the other end on the rough ground which slopes down from the wall at an angle alpha to the horizon। अब ये जो ग्राउंड है ना आपका, वॉल तो उसी तरह से है, स्मूथ वॉल है तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगी, लेकिन जो ग्राउंड है वो अब हॉरिजॉन्टल नहीं है बल्कि ये देखें वो ऐसे उसने दिया कि स्लोप डाउन है, ऐसे नीचे की तरफ है, टेढ़ा है फर्श और वो एंगल अल्फा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। ये देखें ये नीचे को आ रही थी स्लोप में और ये एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। यहाँ से ले लें या यहाँ से ले लें, आपको पता है ये इनको वर्टिकल एंगल्स कहते हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर टू द हॉरिजॉन्टल। हमने क्या निकालनी है, हॉरिजॉन्टल की ये जो लैडर है हमारी AB लैडर, इसकी ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितनी इंक्लिनेशन बन रही है, यानी ये जो एंगल थीटा है ये फाइंड करना है हमने। और इसके अलावा व्हेन इट इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग यानी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम वाले केस में, एंड शो दैट the reaction of the wall is then W tan lambda minus alpha। ये जो वॉल का रिएक्शन है S, ये हमने शो करना है कि W into tan lambda minus alpha के इक्वल है, where obviously lambda is the angle of friction। तो इसमें सबसे पहले ये फिगर को अच्छी तरीके से समझ लें। ये लैडर है, जो आपका फर्श है, जो ग्राउंड है वो देखें ऐसे इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, और उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो अल्फा है। लैडर का जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है वो थीटा, वो हमने फाइंड करना है। और ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ज़ाहिर है लैडर का, फिर जो ग्राउंड है, ग्राउंड का लैडर के साथ जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ग्राउंड से परपेंडिकुलर, नॉर्मल है ना तो परपेंडिकुलर आएगा ऐसे। तो इनके कंपोनेंट्स कर लिए मैंने, बाकी फोर्सेस देखें ये S हॉरिजॉन्टल है, ये जो वेट है लैडर का ये वर्टिकल है। तो ये जो था, अब ग्राउंड तो रफ था, वॉल स्मूथ थी लेकिन ग्राउंड तो रफ है, तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है उसके मुताबिक जो फोर्स लगेगी फ्रिक्शन की वो म्यू आर होगी। अब ये ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, लिहाजा इसके कंपोनेंट्स बना लिए हैं। ये इस ट्रायंगल को देखें ADC को, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बन रहा है इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो म्यू आर है, उसकी लेंथ, और एंगल जो बेस के साथ ही एडजेसेंट साइड के साथ बन रहा है वो अल्फा है। तो ज़रा ये एडजेसेंट साइड फिर हो जाएगी म्यू आर कॉस अल्फा, और एंगल के सामने वाली जो साइड है अपोजिट साइड वो म्यू आर साइन अल्फा बन जाएगी। ये इसी तरह से ये जो फोर्स आर है ये ना तो हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है, तो इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में। इसके लिए एंगल को समझ लें कि एंगल क्या है, एंगल को किस तरह से मनूवर करना है। ये एंगल अल्फा था तो लिहाजा ये वर्टिकल एंगल है, ये भी अल्फा होगा। अब ये जो फर्श है, इस फर्श से ये आर नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है यहाँ से लेके ये जो लाइन है यहाँ से ये जो आर है ये 90 का एंगल है यहाँ तक, बीच में से ये वाला जो एंगल है ये अल्फा है, लिहाजा पीछे एंगल ये वाला कितना बच गया 90 माइनस अल्फा, ये अंदर वाला ये एंगल 90 माइनस अल्फा बना, ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, ये 90 माइनस अल्फा है। तो अब ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ज़रा 90 का एंगल बन रहा है, हमने इसके ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स सारा बनाने होते हैं। तो अब ये जो एंगल बच गया ये कितना हो गया, टोटल एंगल तो 180 होता है ना, तो यानी ये जो एंगल ऊपर वाला है ये हमें नहीं पता, और ये हमें पता है कि 90 माइनस अल्फा है, और ये जो एंगल है राइट एंगल ये 90 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये देखें 90 और 90 180 हो गए, 180 से 180 कैंसिल हो गया, और माइनस अल्फा ये जो है ये राइट पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जो अननोन एंगल था ऊपर वाला ये कितना आ गया अल्फा। ऐसे एंगल फाइंड किया हुआ मैंने। वैसे आसान आपको थ्योरम भी बताया था क्लास में कि जितना एंगल दो लाइंस के दरमियान होता है उतना ही एंगल उनसे परपेंडिकुलर जो लाइंस होती हैं उनके दरमियान भी होता है। तो यूँ भी आप आसानी से समझ सकते हैं इसको। तो इस फिगर को इसमें कंपोनेंट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ग्राउंड जो है ना वो सीधा फ्लैट नहीं है बल्कि तिरछा है, तो उसके लिए हमें कंपोनेंट्स बनाना पड़े।
वो आपको बता दी है। तो अब चूंकि इसकी ये जो हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल का, ये जो हमने दो कंपोनेंट्स बनाए वो आर है, इसके लॉन्ग फोर्स आर लग रही है जो कि नॉर्मल रिएक्शन है, और एंगल हम अगर ये वाला कंसिडर करें अल्फा, तो ये वाली साइड आर कॉज अल्फा बनती है, एडजेसेंट साइड जो है साथ वाली, और एंगल की अपोजिट जो साइड है ये वाली, ये आर साइन अल्फा बनती है। तो इसके मुताबिक आप देखें आर और एस तो हमने कह दिए कि नॉर्मल रिएक्शंस हैं ग्राउंड के और वॉल के। लेंथ जो है लैडर की उसको एल कह दिया, और जी जो है वो मिड पॉइंट है लैडर का जहाँ पे वेट एक्ट करा जा रहा है, तो फिर वो उसकी ए जी जो लेंथ है वो L/2 होगी। तो वो जो एंगल हमने फाइंड करना है उसका नाम थीटा रख दिया, लेट थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर टू द हॉरिजॉन्टल। तो फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टली देखें कौन कौन सी फोर्सेस हैं। एक तो एस है, ये देखें इस डायरेक्शन में लग रही है, और एक ये आर के जो कंपोनेंट्स बनाए थे उसमें से एक ये है, ये जो इस साइड पे लगेगा, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं है, कि आर और एंगल के अपोजिट आर साइन अल्फा। तो ये देखें एस ये वाली फोर्स प्लस आर साइन अल्फा ये वाली फोर्स इज इक्वल टू, और ये जो फोर्स थी जो हमने म्यू आर को रिजॉल्व किया था, ये इसका ये वाला जो कंपोनेंट था म्यू आर कॉज अल्फा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने म्यू आर कॉज अल्फा, ये दोनों लेफ्ट साइड की तरफ एक्ट कर रही हैं, ये राइट पे है, तो इसको इक्वल के ऑपोजिट साइड पे लिखा है क्योंकि वो समेशन एक्स इक्वल टू 0 है, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट जो है वो 0 होगा, इक्विलिब्रियम में है ना। और वर्टिकली क्या चक्कर है, वर्टिकली देखें म्यू आर साइन अल्फा ये वाली फोर्स है, ये वाली म्यू आर साइन अल्फा जो हमने म्यू आर के कंपोनेंट्स बनाए थे, और आर का ये वाला कंपोनेंट आर कॉज अल्फा, ये दोनों अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं, इनको एक साइड पे लिखा है, और डब्ल्यू डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उसको दूसरी साइड पे लिख दिया। तो जिस तरह से हम करते हैं सारे क्वेश्चंस में उसी तरीके से यहाँ से आर को एलिमिनेट कर देंगे। ये देखिए इन दोनों में से लेफ्ट साइड पे आर कॉमन लिया है और जो बकाया चीज़ है उसको राइट साइड पे डिवाइड कर दिया, और इस आर की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सब क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से कराए हैं। तो जहाँ पे आर आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, और यहाँ पे इन दोनों जगह पे मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू ये वाली पुट कर दी है। अब ये फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन खत्म करने के लिए जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पे, तो म्यू साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा से लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ आ गए, यहाँ से कैंसिल हो गया, और राइट साइड पे भी ये कैंसिल हो गया, तो डब्ल्यू म्यू कॉज अल्फा रह गया। अब यहाँ से देखें हमने एक चीज़ फाइंड करनी थी कि शो दैट द रिएक्शन ऑफ द वॉल इज डब्ल्यू tan लैम्डा माइनस अल्फा। ये वैसे भी हम बाकी क्वेश्चन में निकालते रहे हैं इसको इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू, लेकिन यहाँ पे स्पेशली उसने स्पेसिफिकली ये मांगा है हमसे, तो यहाँ से एस की वैल्यू निकालते हैं ज़रा। तो क्या किया, यहाँ से हमने सबसे पहले इसको tan में कन्वर्ट किया, क्योंकि म्यू जो है ना वो tan लैम्डा के इक्वल होता है, हमने tan में रिलेशन फाइंड करना है, नॉर्मल रिएक्शन टू द वॉल जो है वो tan का रिलेशन बनाना है, tan लैम्डा माइनस अल्फा में आपको पता है tan लैम्डा भी यूज़ होगा और tan अल्फा भी यूज़ होगा। अब tan लैम्डा जो है वो तो म्यू के इक्वल होता है, म्यू इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड लैम्डा इज़ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और tan अल्फा इसमें यूज़ होगा, तो हमारे पास साइन अल्फा कॉज अल्फा आ रहे थे, इसको tan अल्फा में कन्वर्ट करने के लिए दोनों साइड्स को कॉज अल्फा से डिवाइड कर दिया, क्योंकि अल्फा जो है वो ज़ाहिर है 90 एंगल का तो नहीं हो सकता ना, कि ग्राउंड तो वर्टिकल नहीं है, यानी कॉज 90 पे फिर 0 नहीं होगा, लिहाजा डिवीजन अलाउड है। तो यहाँ से एस से डिवाइड कर दिया हमने, तो राइट साइड पे ये डब्ल्यू वाली टर्म जो थी ना इसको भी राइट पे शिफ्ट किया, और इन दोनों में से डब्ल्यू कॉमन लिया और ये डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे म्यू की जगह उसकी वैल्यू ये जो tan लैम्डा होती है वो पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा tan लैम्डा माइनस tan अल्फा, और नीचे भी अरेंज कर लिख दिया 1 प्लस tan लैम्डा इंटू tan अल्फा, जो कि फार्मूला बन गया tan अल्फा माइनस बीटा का, तो ये बन गया W बायर था tan लैम्डा माइनस अल्फा। ये एक चीज़ हमने शो कर दी। दूसरी चीज़ क्या थी कि फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर टू द हॉरिजॉन्टल, थीटा फाइंड करना है, उसके लिए मूवमेंट लेते हैं अबाउट ए, उस अब आर भी ए से पास कर रही है फोर्स, म्यू आर जो है ये फोर्स भी ए से पास कर रही है, लिहाजा इनके मोमेंट्स तो ज़ीरो हो जाएंगे, सिर्फ डब्ल्यू बच गया और एस बच गया। अब ए को ए के लिहाज से देखें, हम ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो डब्ल्यू इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा और एस जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो डब्ल्यू और एस जो है अपोजिट साइड पे आएंगे, डब्ल्यू और उसका मोमेंट आर्म, डब्ल्यू ये एक्ट कर रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ए से वो ये बन रहा है ए ई, ये आ गया, और एस जो है ये ऐसे एक्ट कर रहा है, इसका मूवमेंट आर्म जो है यानी ए से वर्टिकल डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसका एस का, ये एस की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो वो ये बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला।
तो अब इन दोनों को देखें बारी बारी। ए ई को सबसे पहले देखें। ए ई कौन सी ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल देखें ज़रा गौर से। ए ई जी, ये राइट ट्रायंगल है। इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो L/2 है, ए जी ये लिखा हुआ है। और एंगल जो बन रहा है एडजेसेंट साइड के साथ वो थीटा है। तो हमें हाइपोटेन्यूज पता है और एडजेसेंट साइड निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज टाइम्स कॉस अल्फा, कॉस थीटा आ जाएगा, यानी L/2 कॉस थीटा, L/2 कॉस थीटा, जैसे सिखाया था आपको। और एस बी डी, अब बी डी को देखें, ये वाला जो है बी से लेके डी तक, ये सबसे जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ए डी बी, राइट ट्रायंगल, इसको देखें तो इसका हाइपोटेन्यूज L है और एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है, लिहाजा हमें इसके ऑपोजिट साइड चाहिए, तो साइन यूज करेंगे। L लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज L और ऑपोजिट साइड है इसलिए साइन थीटा, ये देखें L साइन थीटा। तो यहाँ से आसानी के साथ हम अब थीटा फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड किया हुआ भला? थीटे वाली टर्म्स एक साइड पे कर ली, कॉस थीटा और साइन थीटा, और ये जो L है L से L कैंसिल हो सकता है आसानी के साथ, ये देखें L डिवाइड हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाके कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये साइन इधर आ गया तो ये कॉट थीटा बन गया, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, W उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा ये। और S की वैल्यू जो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, W tan लैम्डा माइनस अल्फा, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। S की जगह W tan लैम्डा माइनस अल्फा पुट कर दिया। अब यहाँ से मजीद देखें तो W से W कैंसिल हो सकता है, तो बाकी क्या बच गया, 2 tan लैम्डा माइनस अल्फा, 2 tan लैम्डा माइनस अल्फा। तो थीटा की वैल्यू क्या आई, कॉट इनवर्स बन गया और 2 tan ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा। तो ये हमने एंगल भी फाइंड कर लिया कि लैडर का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बन रहा है, जो कि थीटा है, और एस को भी हमने शो कर दिया कि W tan लैम्डा माइनस अल्फा का इक्वल है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8। Two bodies weights W1 and W2 are placed on an inclined plane and are connected by a light string. ये लाइट स्ट्रिंग आपको लाइट लैडर वाले केस में भी बताया था। जब वर्ड लाइट यूज होगा इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग है जिसे ये दो बॉडीज कनेक्ट हुई हैं, इसका अपना जो वेट है वो नेग्लिजिबल है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। विच कंसाइड्स विद द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ द प्लेन। ये लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप जो है ना, ये एक्चुअली हमने ये 2D ज़ायरा फिगर बनाई हुई है। आप यूँ समझ लें कि ये जो प्लेन है इससे पैरेलल हैं ये। एक्चुअली ये प्लेन 3D में है तो उसमें बहुत सी लाइन्स ड्रा की जा सकती हैं, लेकिन जो नीचे जहाँ पे प्लेन एंड हो रहा है ना, वो जो लाइन है उससे परपेंडिकुलर जो लाइंस होती हैं प्लेन में, वो लाइंस ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप होती हैं, तो उनसे उनके साथ कोइंसाइड कर रहा है, यानी पैरेलल है उनके साथ। तो यानी आप यूँ पैरेलल समझ लें कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है उसके बिल्कुल पैरेलल है, यानी आगे पीछे नहीं है बॉडीज, यानी टेढ़ी नहीं पड़ी हुई, एक ही लाइन में पड़ी हुई है सीधी। तो बाय लाइट स्ट्रिंग विच कंसेप्ट हो गया। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज एंड द प्लेन बी रिस्पेक्टिवली μ1 एंड μ2, कह रहा है कि बॉडीज और प्लेन के दरमियान जो कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन है वो μ1 और μ2 है। मैंने फर्स्ट वाले को ऊपर लिया यहाँ पे, μ1 उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, अगर उसका नॉर्मल रिएक्शन R1 है तो ज़ाहिर है फ्रिक्शन जो है μ1 R1 होगी। दूसरी बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन अगर R2 है, उसके कोफिशिएंट को μ2 कह दिया अगर, तो उसका नॉर्मल उसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो μ2 R2 होगी। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन टू द हॉरिजॉन when both bodies are on the point of motion, on the point of motion यानी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम वाले केस में, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला केस है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। ओके, यानी ये जो प्लेन है जिसको मैंने इंक्लिनेशन को अल्फा लिया, ये अल्फा फाइंड करना है हमने, ये देखें एंड भी अल्फा फाइंड करेंगे। तो और क्या दिया हुआ, इट बीइंग अज्यूम्ड दैट द स्मूथर बॉडी इज बिलो द अदर। क्या मतलब कि जो बॉडी दोनों में ज़्यादा रफ है ना वो ऊपर है, जो निस्बतन स्मूथ है वो नीचे है, ये लिखा हुआ ना, एक बार फिर गौर से देख लेते हैं। इट बीइंग अज्यूम्ड दैट द स्मूथर बॉडी इज बिलो द, हाँ जो स्मूथ है वो नीचे है, इसका मतलब है स्मूथर का मतलब है कि नीचे वाली का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है, ऊपर वाली का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है, ऊपर वाली ज़्यादा रफ है, नीचे वाली कम रफ है। Okay, let W1 and W2 be the weights of the upper and lower bodies respectively, and R1 and R2 be their normal reaction with the plane. ये देखें, ये W1 फर्स्ट बॉडी का वेट और उसका ये उसका नॉर्मल रिएक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर ज़ाहिर है μ1 R1 लगेगी, अलॉन्ग द प्लेन लगेगी, क्योंकि ये जो मूव करेगा जब, तो अलॉन्ग द प्लेन मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा।
और इसी तरह सेकंड वाले का भी इसी तरह से है कि W2 उसका वेट है, R2 नॉर्मल रिएक्शन है और μ2 R2 उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी। लेट T बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन जो है स्ट्रिंग में वो T है। अब टेंशन आपको पता है रिएक्शन है, तो जब इसमें खिंचाव पैदा होगा तो ये इनवर्ड ऐसे एक्ट करेगी स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग के केस में। तो ये टेंशन है और फिर क्या है, वो जो इंक्लिनेशन हमने फाइंड करनी है उसको अल्फा कह दिया। इट इज़ गिवन दैट μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2। हाँ, ये जो बात आपको बता रहा था कि स्मूदर बॉडी है वो नीचे है और जो रफ ज़्यादा है वो ऊपर है। ऊपर वाली को 1 वाले नाम दिए हैं, नीचे वाली को 2 वाले नाम दिए हैं। तो μ1 ज़्यादा है यानी ज़्यादा रफ है, तो μ1 जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसका ज़्यादा होगा, नीचे वाले का कम होगा, नीचे वाली स्मूथ है। रिजॉल्विंग द फोर्सेज अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, बॉडी वन को पहले की जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। अलोंग द प्लेन देखते हैं कौन कौन सी हैं। एक तो देखें ये फोर्स एक्ट कर रही है μ1 R1 और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स हो नहीं, अपोजिट है। μ1 R1 प्लेन के अलोंग एक्ट कर रही है, इसको एक साइड पे लिख दिया। और दूसरी साइड पे देखें एक ये टेंशन T एक्ट कर रही है, ये वाली जो इस बॉडी पे एक्ट कर रही है, ये T। और ये जो W के कंपोनेंट्स बनाए, ये कई बार आपको पहले बता दिया कि ये एंगल कैसे अल्फा होता है अगर यहाँ पे एंगल अल्फा हो। और अल्फा के मुताबिक आपको पता है ये कंपोनेंट्स कैसे बने हैं। ये हाइपोटेन्यूज है, तो एंगल के साथ वाली साइड ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, जिसको आप बेस और परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड। तो ये वाला जो है ये बनेगा W1 cos अल्फा और ये वाला W1 sin अल्फा। खैर अभी हम अलोंग द प्लेन रिजॉल्व कर रहे हैं, तो μ1 R1 इज इक्वल टू ये वाला T प्लस W1 sin अल्फा, ये आ गया। सॉरी, ये 2 दफ़ा प्लस लिखा गया गलती से। और परपेंडिकुलर टू द प्लेन देखें इस पे कौन से फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। एक तो R1 है, अपवर्ड सिर्फ यही है, और डाउनवर्ड कौन सी है, ये अल्फा के साथ वाली क्या होगी, W1 cos अल्फा, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिखा। तो ये W1 sin अल्फा ऐसे एक्ट कर रही है एंगल के अपोजिट, और एंगल के साथ वाली क्या होगी, W1 cos अल्फा। तो ये इस तरह से रिजॉल्व कर लिए। अब यहाँ से देखें ये जो R की वैल्यू है, जैसे सब क्वेश्चंस में करते हैं, वो उसी तरीके से हमने पुट कर दी इक्वेशन 1 में। तो R1 की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो μ1 के साथ उसकी वैल्यू W1 cos अल्फा, ये देखें इस तरह से लिख दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया फिलहाल। सेम इसी तरह से बॉडी 2 है। बॉडी 2 में अलोंग द प्लेन कौन कौन सी फोर्सेज हैं, एक तो T है, एक μ2 R2 है, और दूसरी डायरेक्शन में W2 sin अल्फा, ये वाली है। तो W2 sin अल्फा को एक तरफ लिखा और जो दूसरी साइड पे एक्ट कर रही थी T और μ2 R2 उनको दूसरी साइड पे लिख दिया। और परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो है वो एक R2 है, और ये एंगल के साथ वाली क्या बनेगी, W2 cos अल्फा, ये देखें। तो R2 की जो वैल्यू W2 cos अल्फा, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, R2 की जगह यहाँ पे, ये देखें पुट कर दें, ठीक है। अब देखें हमने फाइंड जो करना था ना, वो था कि जो इंक्लाइन प्लेन है उसकी इंक्लाइनेशन कितनी है हॉरिजॉन्टल के साथ। अब इसमें बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई हैं, जैसे ये देखें टेंशन हमें गिवन नहीं थी स्टेटमेंट में, तो टेंशन हम नहीं चाहते इसमें अपने रिजल्ट में। तो टेंशन को एलिमिनेट करने के लिए देखें इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 4 को जस्ट T ऐसी खामखा ऐड हो रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल कर देते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं यानी। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या किया मैंने, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 2, दो में इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होगी, μ1 W1 cos अल्फा ये आ गया, माइनस μ2 W2 sin अल्फा ये आ गया। और T प्लस W1 sin अल्फा में से जब T प्लस μ2 W2 cos अल्फा माइनस होगा तो T से T कैंसिल हो जाएगा, W1 sin अल्फा ये आ गया और सेकंड का साइन चेंज होके माइनस μ2 W2 cos अल्फा ये आ गया। तो क्या किया, W1 वाली टर्म्स को नहीं लेफ्ट साइड से, हाँ शफलिंग की है ना, शफलिंग इस तरह से की है कि cos अल्फा वाली टर्म्स एक साइड पे कर ली हैं और sin अल्फा वाली टर्म्स एक साइड पे कर ली हैं, ताकि इंक्लिनेशन हम निकाल रहे हैं वो tan की फॉर्म में आ जाए। तो देखें cos अल्फा इस टर्म में आ रहा था फर्स्ट में, और राइट साइड पे जो लास्ट टर्म है उसमें आ रहा था, इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह से लेफ्ट पे ये जो साइन वाली टर्म है इसको राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। इन दोनों में से cos अल्फा कॉमन ले लिया, इनमें से sin अल्फा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू निकाल ली। किसी भी तरीके से समझ लें, cos अल्फा यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया और W1 W2 उधर जाके डिवाइड हो गया, या डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos अल्फा कर दिया और फिर उसके बाद डिवाइड W1 W2 को शिफ्ट कर दिया। तो ये tan अल्फा की वैल्यू आई, और अल्फा क्या आएगा, इसी का tan इनवर्स,
तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, जस्ट दोनों बॉडीज़ को अलग अलग करके और टी को एलिमिनेट करें तो खुद ब खुद इंक्लिनेशन आ जाती है। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन नंबर 13 है कि अ थिन यूनिफॉर्म रॉड पासिस ओवर वन पैग एंड अंडर अनदर। एक यूनिफॉर्म रॉड है जो कि एक पैग के नीचे से और एक पैग के ऊपर से गुजरा है। पैग खूंटी को कहते हैं, आप समझिए 2 कील लगे हुए हैं दीवार में और उनमें से रॉड जो है वो पास कर रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पैग एंड द रॉड बीइंग म्यू। अब दोनों का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो सेम है, ठीक है ना। अगर इस वाली, अब इसके नीचे से रॉड पास कर रहा है ना, तो ये जो खूंटी है, ये जो पैग है, ये इसका रिएक्शन इस साइड पे होगा, डाउनवर्ड रॉड से परपेंडिकुलर, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन है ना, तो क्योंकि रॉड इस साइड से टच हो रहा है तो इसका रिएक्शन इस साइड पे आएगा। इस पैग को रॉड इस इधर से टच कर रहा है ऊपर से, तो इसका इस साइड पे रिएक्शन होगा नॉर्मल टू द रॉड। तो और दोनों में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, तो इस तरफ जो फोर्स लग रही होगी वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू आर होगी, और इसकी वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो म्यू एस है, जो कि ऐसे एक्ट कर रही है। द डिस्टेंस बिटवीन द पेग्स इज ए, यानी ये जो डिस्टेंस है ए बी, ए और बी पैग है, ए बी जो डिस्टेंस है वो ए है। तो एंड द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दैम मेक्स एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, कि ये जो स्ट्रेट लाइन है जो इन पेग्स को ज्वाइन किए हुए है वो एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है वो बीटा है, ये शो किया गया फिगर में। Show that the equilibrium is not possible unless the length of the rod is greater than a over mu into mu plus tan beta। कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है जब तक कि रॉड की लेंथ इस अमाउंट से ज़्यादा हो ज़्यादा ना हो। तो ये हम शो करेंगे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में एक्चुअली इसके इक्वल आएगी लेंथ, तो हम कहेंगे कि फॉर इक्विलिब्रियम इसकी लेंथ इससे एट लीस्ट लेंथ ये होगी, यानी इससे ज़्यादा लेंथ हो तो इक्विलिब्रियम होगा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। लेट ए सी बी द रॉड, ये ए से लेके सी तक ये पूरा रॉड है, ऑफ लेंथ एल, उसकी लेंथ जो है ए सी वो टोटल लेंथ एल है। जी बी इट्स मिड पॉइंट जहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है, तो ए जी, ये देखें जी ये पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है रॉड का ए सी का, यहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है रॉड का। तो इसको उसी तरह से रिजॉल्व कर लिया। ये वाला एंगल बीटा हो, तो आपको बताया मैंने क्लास में कि ये एंगल बीटा होता है कि जो दो लाइंस के दरमियान एंगल है वही उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी एंगल होता है। लेट ए एंड बी बी द पेग्स, देन इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू ए, ये आपको बताया कि ए और बी पैग है तो उनके दरमियान फासला क्वेश्चन में दिया गया कि ए बी जो डिस्टेंस है वो ए है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी ऑफ द रॉड मस्ट लाई अबव द पैग बी। हाँ, ये अब समझने की बात है, वैसे तो प्रैक्टिकल करके बताता हूँ मैं क्लास में, लेकिन अभी देख लें फिलहाल, आप खुद भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको यूँ ही बताया जा सकता है, या तो आप इसी तरह से कीलों में फंसा के चेक कर सकते हैं, या अपनी उंगलियों को भी यूज़ कर सकते हैं। कोई स्टिक या छोटा पीस हो ना आपके पास, कोई पेन ले लें बेशक, तो अपना ये जो ए है ये समझिए आपका अंगूठा है और ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, तो आप अपने अंगूठे के नीचे और फिंगर के ऊपर से पेन को पास कराएं जब तक आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जो मिड पॉइंट, अगर यूनिफॉर्म है पेन तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस ऊपर वाली उंगली से ऊपर ऊपर रखेंगे ना, तो मिड पॉइंट कह लें, तो उस वक्त तक ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन अगर आप उसका मिड पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, जो कि पहली ट्राई में आप रखेंगे, तो वो रुकेगा नहीं बल्कि नीचे गिर जाएगा। तो ये टेक्निकल पॉइंट था समझने वाला। तो ये जी जो है पैग बी से ऊपर रखना है आपने, नीचे नहीं रखना, किस्सा मुख्तसर। ऑल्सो फॉर द लीस्ट लेंथ ऑफ द रॉड ए सी, its lower end must be intact with the lower peg A in order to attain equilibrium। हाँ, दूसरी तरफ से अगर देखें तो वेट, चूंकि अभी हमने देखा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें आगे रखना है पैग बी से, तो अगर ये वाला एंड ए के साथ अटैच ही नहीं होगा तो फिर तो रॉड का जो है यानी अंगूठे से आप ऊपर इसका लोअर एंड रखेंगे, तो ज़रा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे एक्ट करेगा तो ये टॉर्क एक्ट करेगा ना डब्ल्यू वाला, जिसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे पास, तो ये पल उलट के इस तरफ से नीचे गिर जाएगा। फिर अगर जी को इस तरफ रखें तो ये यहाँ से नीचे गिर जाता है, और अगर इसको लोअर एंड को ए के साथ अटैच ना करें तो फिर ज़रा रॉड इस तरफ गिर जाएगा, ये वाला एंड नीचे आ जाएगा। तो
लोअर पैग बी, अच्छा ये भी कर लिया। लेट आर एंड एस बी द नॉर्मल रिएक्शंस ऑफ द पेग्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो इनके नॉर्मल रिएक्शंस को आर और एस कह दिया, तो इनके फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर और म्यू एस बन जाएगी ज़ाहिर है। तो फोर्सेस को फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के लिए, यानी ये जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग है ये रॉड, तो रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस को अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो अलॉन्ग द रॉड कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक म्यू आर है, एक म्यू एस है, और ये जो वेट था बीटा के ऑपोजिट वाला, ये देखें ये रॉड के पैरेलल है ना, ये देखें अलॉन्ग द रॉड, ये दो अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, तो ये ऑपोजिट साइड पे आएगा। और ये कंपोनेंट क्या बनेंगे, ये हाइपोटेन्यूज डब्ल्यू है, तो एंगल के साथ वाला डब्ल्यू कॉस बीटा, एंगल के सामने वाला डब्ल्यू साइन बीटा। तो हमारे फोर्सेस क्या आ रही हैं, म्यू आर और म्यू एस एक साइड पे ये देखें, और डब्ल्यू साइन बीटा दूसरी साइड पे, ये अलॉन्ग द रॉड थी फोर्सेस या पैरेलल टू द रॉड। तो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है म्यू टाइम्स आर प्लस एस इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन बीटा, इनमें से म्यू कॉमन लिया तो आर प्लस एस की वैल्यू निकाली है डब्ल्यू ओवर म्यू साइन बीटा, इसको इक्वेशन वन कह दिया। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन देखें, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक आर फोर्स है, एक एस फोर्स है और एक डब्ल्यू कॉस बीटा है। ये जो आर और डब्ल्यू कॉस बीटा ये डाउनवर्ड है जबकि एस अपवर्ड है, तो एस को एक साइड पे लिखा, आर और डब्ल्यू कॉस बीटा को दूसरी साइड पे लिखा। तो जिस तरह से हम हर प्रॉब्लम में करते आए हैं इसमें भी यूँ ही करेंगे कि आर की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेस कम थी तो क्या किया कि आर की वैल्यू ये जो है ना, ये वाली एस माइनस डब्ल्यू कॉस बीटा वो यहाँ पे पुट की, बल्कि नहीं ठीक है ये पूरा ही किया हुआ है, आर इजिकल टू एस माइनस डब्ल्यू कॉस बीटा ये आर की जगह पे पुट कर दिया, और ये वाला एस जो है सेकंड एस वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है अपनी जगह पे, और राइट साइड डब्ल्यू और म्यू साइन बीटा अपनी जगह पे लिखी हुई है। तो एस प्लस एस टू एस हो गया, माइनस का डब्ल्यू कॉस बीटा राइट पे शिफ्ट कर दिया मैंने, और एस की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू। यूजुअली हम यूँ ही करते हैं हर सवाल में, लास्ट क्वेश्चन में तो ये प्रूव भी करना था डब्ल्यू टेन लैम्डा माइनस अल्फा वाले क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 5 किया हमने। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई, जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं कि आर की वैल्यू निकाल के एस में पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, एस और डब्ल्यू में रिलेशन आ जाता है यूजुअली। टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, अब एक अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, तो डब्ल्यू इंटू, अब इसका मोमेंट आर्म देखते हैं। अच्छा फोर्स आर, म्यू आर और म्यू एस, इन सब का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ए से पास कर रहा है, तो इसलिए इनके तो मोमेंट जीरो हो गए, दो ही बच गई, एक डब्ल्यू बच गई एक एस बच गया। डब्ल्यू का मोमेंट आर्म कितना बनेगा, ये डब्ल्यू है, इसका ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए डी ये वाला। अब इस ट्रायंगल को देखें ए डी जी को, तो इसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो ए जी है, यानी L/2 और एंगल के साथ वाली साइड है ये ए डी, तो L/2 कॉस बीटा बनेगा, यहाँ लिखा होगा ये देखें ए डी की जगह L/2 कॉस बीटा। राइट साइड पे देखें एस का मोमेंट आर्म कितना बनेगा, एस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ए से वो ये है ए बी, क्योंकि एस जो है रॉड से परपेंडिकुलर लग रहा था ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा ए बी, और ए बी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्मॉल ए के इक्वल है, तो उसकी जगह पुट कर दिया। यहाँ पे दिया हुआ था कि ये डिस्टेंस बिटवीन द पेग्स इज ए, तो बस अब इसको इक्वेशन 2 को यूज़ करते हैं, एस की वैल्यू पुट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू। ये देखें एस की वैल्यू पुट की डब्ल्यू की फॉर्म में, और डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो गया। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे बताया एल कॉस बीटा, और 2 से 2 भी नीचे कैंसिल हो रहा है, और राइट साइड पे बच गया साइन बीटा ओवर म्यू प्लस कॉस बीटा इंटू ए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लिया म्यू, तो बचेगा साइन बीटा प्लस म्यू कॉस बीटा, और जो नीचे वाला म्यू था वो, और ये राइट साइड पे जो ए लिखा है इनको बाहर लिख लिया एलसीएम लेने के बाद। अब यहाँ पे tan बनाने के लिए देखें हमने जो रिलेशन प्रूव करना है इसमें फिर एक दफ़ा tan यूज़ हो रहा है, लिहाजा हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस बीटा कर देते हैं। तो कॉस बीटा से डिवाइड किया दोनों साइड पे, ये तो कॉस बीटा खत्म हो गया, ये वाला कॉस बीटा भी खत्म हो गया, ये साइन ओवर कॉस जो है ज़ाहिर है tan बन जाएगा। तो जो हमने प्रूव कर दिया कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम यानी जब ये रॉड जस्ट ऑन द पॉइंट स्लिपिंग है, उसकी लीस्ट लेंथ जो है ना टू अटेन इक्विलिब्रियम, कम से कम लेंथ जो है ना वो इतनी होनी चाहिए फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है ये। देयरफॉर इक्विलिब्रियम अगर इससे कम लेंथ हुई तो फिर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। इस लेंथ ए ओवर म्यू इंटू tan बीटा प्लस म्यू से अगर कम लेंथ रखते हैं तो फिर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा, बल्कि या तो वो इस साइड से नीचे गिर जाएगा या इस साइड से नीचे गिर जाएगा। तो ये था प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आसान सा प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि अ सॉलिड सिलेंडर रेस्ट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये सॉलिड सिलेंडर है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ा हुआ है, इसका जो एक फ्लैट एंड है
वो प्लेन पे है, ये वाला, और दूसरा एंड जो है वो ये ऊपर है, और flat end on the plane and is acted on by a horizontal force through the center of its upper end. ये जो ऊपर वाला एंड है उस पर एक horizontal force लगी है, उसको हमने P कह दिया है, तो ये ऊपर वाले एंड पे लग रही है, upper end, ठीक है। If the force be just sufficient to move the solid, फोर्स बस इतनी लगी है कि सॉलिड ये जो सिलेंडर है इसको जस्ट मूव कर सकती है, शो दैट इट विल स्लाइड एंड नॉट टॉपल ओवर, यानी तो हमने प्रूव ये करना है कि ये कंडीशन निकालनी है कि ये कब स्लाइड करेगा और ये उल्टेगा नहीं, पी पे कंडीशन निकालनी है। कोएफिशिएंट के फ्रिक्शन पे म्यू पे कंडीशन आएगी, वो भी बताता है आपको। If the force be just sufficient to move the solid, show that it will slide and not topple over. ये स्लाइड करे, ऐसी कंडीशन निकालनी कि ये स्लाइड करे लेकिन उल्टे ना, ऊपर से टॉपल ओवर ना करे। If the coefficient of friction यानी म्यू लेस देन, इसको समझ लें, ये थोड़ी लंबी स्टेटमेंट है, म्यू जो है is less than coefficient of friction is less than, क्या कंडीशन निकालनी है, coefficient of friction be less than the ratio दो चीज़ों की होती है, देखते हैं किस किस की, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। अब रेडियस ऑफ द बेस देख लेते हैं, हमने फिगर में ए लिया हुआ है, रेडियस ऑफ द बेस ए ऑफ द सिलेंडर टू इट्स हाइट हमने एच ली हुई है, यानी हमने ये प्रूव करना है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो लेस देन ए ओवर एच है। ये हम यहाँ तक पहुँचेंगे एंड पे, तो ये हमने वाकई ये प्रूव किया हुआ है। तो देखें सोल्यूशन इसका, लेट पी बी द लीस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अपर फेस ऑफ द सिलेंडर, ये जो अपर फेस है उसके सेंटर से पास करती हुई ये हॉरिजॉन्टल फोर्स पी लग रही है, उसका नाम हमने पी रख दिया। लेट आर बी द नॉर्मल रिएक्शन, आर जो है वो नॉर्मल रिएक्शन ज़ाहिर है, यहाँ पे प्लेन पे पड़ा हुआ है सिलेंडर, तो यहाँ पे इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे अपवर्ड आर एक्ट करेगा, ये यहाँ पे शो किया मैंने ऊपर। एंड म्यू आर बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखें फोर्स हमने इस साइड पे लगाई है ना, अगर ये घिसटने की कोशिश करे, जिसको स्लाइडिंग का वर्ड उसने यूज़ किया, ये स्लाइड करे राइट साइड पे, तो ज़ाहिर है जो नीचे प्लेन है वो रेजिस्ट करेगा, वो रेजिस्टिंग फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स वो बैकवर्ड एक्ट करेगी, ये इस साइड पे म्यू आर, ये यहाँ पे शो किया मैंने। Force of friction between the cylinder and the plane. Also h is the height and a is the radius of base. h जो है सिलेंडर की हाइट है और a जो है बेस का रेडियस है, ये हम पढ़ चुके। तो रिजॉल्विंग द फोर्सेज हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, तो इसमें देखें हमें कंपोनेंट नहीं बनाने पड़ेंगे, फोर्सेज ऑलरेडी या तो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो आसान सा प्रॉब्लम। हॉरिजॉन्टल फोर्स P, ये देखें एक P है जो राइट साइड पे एक्ट कर रही है और म्यू आर लेफ्ट साइड पे एक्ट कर रहा है, ये अपोजिट साइड पे आ गए। वर्टिकल फोर्सेज कौन कौन सी हैं, एक R है और एक W है, बस R की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ W जैसे हर सवाल में करते हैं, R की वैल्यू जो है वो पुट कर दी फर्स्ट में, तो P इजिकल टू म्यू W, ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। द सिलेंडर विल, हाँ ये वो कंडीशन आ गई कि कब ये स्लाइड करेगा और टॉपल ओवर नहीं करेगा। द सिलेंडर विल स्लाइड एंड नॉट टॉपल ओवर इफ द मूवमेंट ऑफ इट्स वेट इज ग्रेटर देन द मूवमेंट ऑफ P अबाउट ए। ये बात समझें कि अब दो किस्म के हैं ना फोर्सेस, जो ये जो वाला जो फोर्स है ना, अभी समझें बात को, जो फोर्स P हम इस पे लगाएंगे ना, उसका रिएक्शन के तौर पे ये म्यू आर एक्ट करेगी फ्रिक्शन, और ये जो वेट है सिलेंडर का इसको बैलेंस करने के लिए ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ज़रा ये इक्वल होंगे। तो अब यूं है कि हाँ जो बात हम कर रहे थे कि ये टॉपल ओवर कब नहीं करेगा, अगर इसको मूवमेंट होता है ना टर्निंग इफेक्ट, P जो है उसका मूवमेंट ज़्यादा हो जाए W के मूवमेंट से, तो ये ऊपर से उलट जाएगा, ऐसे नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर W का मूवमेंट ज़्यादा रहे तो फिर ये उलट नहीं पाएगा, बल्कि ये P की वजह से आगे घसीटा जाएगा, ऐसे आगे को ना स्लाइड करेगा। तो ये मेन कंडीशन थी जो आपने ज़हन में होनी चाहिए कि कब स्लाइड करेगा और टॉपल ओवर नहीं करेगा, कि जब P का मूवमेंट W के मूवमेंट से कम हो। P इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, जो कि इसको गिराने की कोशिश कर रहा है, W इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, इसका वेट जो है कि ये उल्टे ना। तो अब मूवमेंट फिर ले लेते हैं अबाउट ए, यानी ये जो कंडीशन हमने लगाई है कि W का वेट का मूवमेंट जो है वो P वाले मूवमेंट से ज़्यादा होना चाहिए, तब ये टॉपल ओवर नहीं करेगा। तो W का देखें कितना मोमेंट आर्म बन रहा है, ये W है,
ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि ए है, रेडियस ऑफ बेस, और पी यहाँ पे एक्ट कर रही है, इसका ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसका ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ये बन रहा है या ये बन रहा है, एक ही बात है, और ये हाइट ऑफ सिलेंडर है जिसको हमने एच कहा हुआ है। तो इक्वेशन 2 में हमने W की वैल्यू P की वैल्यू निकाली थी म्यू W, वो यहाँ पे पुट कर दी है, देखें तो W से W दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, A इज ग्रेटर देन म्यू H आ गया। तो हमने प्रूफ म्यू के लिए निकालना था, तो यहाँ से म्यू देखें निकाल लिया, H उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, A ओवर H इज ग्रेटर देन म्यू। इस बात को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि म्यू इज लेस देन A ओवर H, म्यू छोटा है और A ओवर H बड़ा है, इस तरह से लिख लें या इस तरह से लिख लें, एक ही बात है। तो वही स्टेटमेंट मैंने आखिर में दोबारा लिख दी है कि द सिलेंडर विल टॉपल ओवर इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लोअर फ्लैट फेस एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज लेस देन the ratio of the radius of the base of the cylinder to its height and the cylinder will sorry ये उल्टा लिख दिया मैंने, जो लिखा ठीक है, ये पढ़ने में थोड़ी सी गलती होगी। सिलेंडर विल नॉट टॉपल ओवर, अगर ये कंडीशन हो यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस रेशियो से लेस हो, और ये टॉपल ओवर कब करेगा, अगर कंडीशन ये आ जाती है कि फाइंड करें, वो कंडीशन फाइंड करेंगे ये कब टॉपल ओवर करेगा, तो फिर उसकी कंडीशन ये आती है कि म्यू अगर ग्रेटर हो ए ओवर एच से, ये इस तरह से, यानी फिर P का जो मूवमेंट है वो बड़ा हो जाएगा W से, फिर इधर ये इस तरह से निशान आएगा उलट, तो उलट इनइक्वालिटी आएगी। ये W ग्रेटर देन 0 लिखा है ना, ये आपकी तवज्जो दिलाने के लिए, अभी आजकल आप लोग बेसिक कैलकुलस भी पढ़ रहे हैं कि इक्वेशन में तो आप आसानी से पॉजिटिव टर्म हो या नेगेटिव टर्म हो वो कैंसिल कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड्स पे। इनइक्वालिटी में थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है कि जब हम डिवाइड करते हैं दोनों साइड्स पे, जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया W को, डिवाइडिंग बोथ साइड पर W किया, तो अगर ये क्वान्टिटी जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं अगर ये नेगेटिव हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अभी चूँकि ये वेट है, वेट तो नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इस केस में वेट W जो है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। सो हमने एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, इसलिए इनइक्वालिटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो ये था आज का लेक्चर, इसको साथ साथ तैयार कर लें, कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में पूछ लिया करें।